प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो हमें याद है कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 11 का 50 ऑब्जेक्टिव्स। क्या हम लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देख पाया? जैसा सिग्नल बताएंगे तो चलिए ठीक। तो चलिए यहाँ पर से देखेंगे, ध्यान देंगे। हम लोगों के पास जो कंसेप्ट है जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, चैप्टर 11 चैप्टर पढ़ा के समाप्त कर दिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ले लिए। अब हम लोग चैप्टर 12 की ओर चलेंगे। तो जितने भी चैप्टर 11 में ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया गया है उसको एक बार रिवीजन करके उसको कंप्लीट तैयार करके छोड़ देंगे। फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो दोबारा रिपीट कीजिएगा। और हम लोग अब नए चैप्टर की ओर चलते हैं। नया चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और चैप्टर नंबर 12। तो चलिए रेडी हो जाइए, हम लोग देखते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर 12 में हम लोग देखेंगे जो स्टडी होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हमें अभी लिखना नहीं है, गौर से सिर्फ सुनते रहना है। आपका प्योर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 एकदम शुद्ध रूप से ये केमिस्ट्री है। 11th क्लास के केमिस्ट्री में ये दोनों चीज़ें आप लोग खूब आराम से पढ़ चुके हैं। भले याद ना हो अलग मुद्दा है, लेकिन हम सभी कह पाएंगे कि हम लोगों ने उसका स्टडी कर चुका है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने कर लिया। अभी जो मैं आपके बीच डिस्कस कर रहा हूँ ये सोचकर कि आपने ये चैप्टर पढ़ चुका है, बस मुझे आपको एक बार रिवाइज कराना है। मेरे मन का फीलिंग्स यही है। मैं आपको कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले से पढ़ा हुआ चीज़ को रिवाइज करा रहा हूँ। मेरे मन के अंदर यह थॉट है और इसी थॉट के तहत हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब डिपेंड करेगा कि वास्तव में कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे और कुछ ने नहीं भी पढ़ा होगा, यह संभावनाएं बनती है। तो चलिए आप लोग एक्टिव होकर सुनने के लिए तैयार रहिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में परमाणु संरचना चैप्टर में हम लोगों ने अपने लाइफ में पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। 1808 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा गौर से, 1808 ईस्वी में भी डाल्टन साहब ने कुछ कंसेप्ट दिया था। और वो जो कंसेप्ट दिया था बस सिर्फ एक बार सुनने का ज़रूरत है, वो कहीं कुछ नहीं है। 1808 में ही डाल्टन साहब ने बताया था। एटॉमिक मॉडल के बारे में उन्होंने बताया था। उनका कहना क्या था? बहुत सिंपल बात। उन्होंने कहा था कि एटम जो है एक कण है और वो कण स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। दूसरा बात कहा था कि ये जो छोटे छोटे कण हैं किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ध्यान देंगे गौर से, एलिमेंट तत्व जो हुआ उस तत्व का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है को ही उन्होंने कहा था एटम। क्या कहा था? एटम उन्होंने कहा था। मतलब उनका ये सोच था कि नहीं, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने ये बात कह दिया था, लेकिन ये 100% गलत हो चुका है। ये एटम को तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन उस समय 1808 में डाल्टन साहब ने ये जो सोचा, जो बताया, वो यही था। अब डाल्टन के अनुसार ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, डाल्टन के अनुसार
परमाणु अविभाज्य है या विभाज्य है? अविभाज्य है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में वहाँ ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कहाँ डिवाइड हो सकता है, विभाज्य है, तो वहाँ आपकी गाड़ी फंस जाएगी और ऑब्जेक्टिव में गलत हो जाएगा। अब वो बातें गलत प्रूफ हो गया, लेकिन डाल्टन के अनुसार तो जो बोला था उन्होंने वही आपको बोलना पड़ेगा। तीसरी बातें फिर उन्होंने कहा था कि कोई भी कंपाउंड कंपाउंड जो हो गया, यौगिक हो गया, उस यौगिक का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका नाम उन्होंने रखा है मॉलिक्यूल। क्या रखा है? मॉलिक्यूल रखा है, अणु रखा है। और कहा कि यह अणु जो है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? ये मॉलिक्यूल्स का जो निर्माण है वह एटम से मिलके बनता है, एटम्स के मिलने से बनता है। ये सब छोटा छोटा बातें उन्होंने कहा था, बाद बाकी खत्म। अब इतना सा बात सुन के इनको छोड़ देते हैं। पूरा 100 साल लगा, 100 साल लगभग लगा इनके बात को गलत प्रूफ करने में। 100 साल के बाद ये पता चला कि नहीं, एटम को हम लोग तोड़ सकते हैं। और एटम के बारे में विशेष जानकारी 100 साल के बाद पता चला। और वो पता क्या चला? ध्यान दीजिएगा गौर से। 1911 ईस्वी जब हुआ तब वहां पर रदरफोर्ड आया और इस रदरफोर्ड साहब ने कुछ बातें कह दिया। क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला और उन्होंने एटम के बारे में कुछ विशेष बातें बता दिया। और उन्होंने ही कह दिया कि नहीं, एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। और वहाँ पर यह भी बात बताया कि एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर रहते हैं, लेकिन उसके ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रोटेट करते रहता है। और उन्होंने ये भी बताया कि वह जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसको करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल कितना चाहिए, इसकी जानकारी भी उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही कंसेप्ट दिया। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, उस अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या किया? गोल्ड लीफ लिया, सोने के पत्थर लिया उन्होंने, सोने का पतला पत्थर लेकर उस पर अल्फा रेज को आके टकराया। टकराने के बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था, क्या क्या देखा था, गौर से देखेंगे कि बहुत सारे रेज जो है, अल्फा रेज, वो सीधा पास कर जाता है। अधिकांश भाग में मुड़ता नहीं है, सीधा पार कर जाता है। तो ये अल्फा है। और ये अल्फा जो पार्टिकल होता है वो जस्ट लाइक हीलियम होता है। किसके जैसा होता है? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और देखा कि कुछ रेज कुछ कोण बनाते हुए इस तरह से वो मुड़ जाता है, इस तरह से उन्होंने देखा। फिर बाद में देखिएगा, और कुछ जो देखा कि वो लौट जाता है, मतलब इस तरह से। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अधिकांश भाग खाली हो जाता है, सीधा पार कर जाता है। मतलब निश्चित रूप से यदि ये अल्फा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज जरूर होगा, तभी वहाँ पर कोई असर नहीं होता है। और जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर के नज़दीक से जो रेज जा रहा था वो कुछ कोण से मुड़ जा रहा था,
निश्चित रूप से यहाँ पर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके सीधा में जितना पार्टिकल गया था वो ले गया था, वो सीधा लौट गया था। मतलब ये भी पॉजिटिव है और सामने में पॉजिटिव है, रिपल्सन फोर्स लगा और वहाँ से वो मुड़ गया। तो ये सारी चीज़ को उन्होंने डिस्कशन में देखा और निष्कर्ष में ये सब बातें बताया उन्होंने। तो अब उसके बाद फिर उन्होंने तब कहा कि ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वह स्थिर नहीं होता है, वह गति करते रहता है। अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग कक्षा में वो गति कर रहा है और अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होता है, जो बच्चे क्लास से ही आप सुनते आ रहे हैं। कोई नया बात, कोई विशेष बात वहाँ पर ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसके लिए, चक्कर लगाने के लिए उसे एक बल की आवश्यकता होती है और वह बल है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। और ये अभिकेंद्र बल कौन प्रोवाइड करता है? तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कौन फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। उन दोनों बात पर हम अलग से भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा कमियां रह गया था उनके एक्सपेरिमेंट में या उनके निष्कर्ष में। उन्होंने किसी भी परमाणु के स्टेबिलिटी के बारे में, अस्थायित्व के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। तो पूछा जाता है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है, वह बताइए। तो उनमें कुछ कमी रह गया। यही कमी रहा कि उन्होंने परमाणु के स्टेबिलिटी के बारे में, अस्थायित्व के बारे में कोई चीज़ें नहीं बता सका कि परमाणु वास्तव में अस्थायी है कि अस्थायी है। इन बातों पर उन्होंने चर्चा नहीं कर सका। तो ये उनका ड्रॉबैक है, कमियां है। क्योंकि उनके अनुसार कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वहाँ पर वह विकिरण उत्सर्जित करता है, रेडिएशन भी उत्सर्जित करता है। और आपको पता है कि रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और उस पार्टिकल को फोटोन कहते हैं और उसका एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। तो वह एनर्जी को उत्सर्जित करता है। इसका मतलब उसके ऊर्जा में कमी होते जाएगा और कमी होते होते वह धीरे धीरे घूमते 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 एक दिन ऐसा होगा कि न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा और प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो यह हो गया उनके परमाणु का एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक, कमियां हो गया। उन्होंने इस बात को कमी रह गया। एक बात और उन्होंने नहीं बता सका था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका था। इन दोनों चीज़ की कमियों को फिर पूरा किया था। आप लोगों ने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा, बोर एटॉमिक मॉडल जरूर सुने होंगे। तो बोर साहब ने इस कमी को पूरा किया और कमी को पूरा करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जो सुनेंगे कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया और कमी को दूर किया। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और वो जानना चाहेंगे डाल्टन साहब ने जितने बातें कहा था, रदरफोर्ड ने भी वो बातें कहा, लेकिन डाल्टन में ने ये कहा था अविभाज्य होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा नहीं, वो विभाज्य होता है, बंटता है, उसको भी तोड़ा जा सकता है। और वो 3 कणों में, फंडामेंटल पार्टिकल में बटेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके साथ एक्स्ट्रा क्या कहा? वो एक्स्ट्रा उन्होंने ये कहा कि भाई ध्यान दोगे गौर से, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स provided by electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात उन्होंने कहा। मतलब इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षा में
करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल द्वारा प्रदान होता है। ये बात उन्होंने कहा। अब आप बच्चों को ये दिमाग में सब बात सेट होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अभिकेंद्र बल के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े ही हैं, जिसको कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। यस नो, कुछ नहीं बोल रहे हैं आप लोग? यस बोल रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि छोटे छोटा बात में यस बोलते हैं तो गुरुजी का थोड़ा एनर्जी बढ़ जाता है। और चुपचाप मुंह सीप के बैठिएगा तो एनर्जी डाउन होगा, आपको चैप्टर ख़त्म करने में देरी नहीं लगेगा। डिस्कस कीजिएगा, चैप्टर देरी से ख़त्म होगा। कुछ नहीं बोलिएगा, चुपचाप रहिएगा, एकदम फटाफट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा गौर से। तो आप लोग का सोच थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, और कोई भी बात यदि सुनते हैं मतलब फिजिकली प्रेजेंट एंड मेंटली भी प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि शरीर यहाँ है, मन घूम रहा है वहाँ पर संडीज कंपाउंड में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्या। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहा है उन्होंने कि सर यदि ये ऑर्बिट को मैं बना रहा हूँ, ये हमारा ऑर्बिट है और यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और ये भी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। तो आप ध्यान देना गौर से, इस पार्टिकल पर, इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की ओर एक फोर्स लगने की आवश्यकता होती है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र बल। और यदि ऑर्बिट है, ऑर्बिट का रेडियस यदि r है, तो अभिकेंद्र बल कितना होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा गौर से, आवश्यक अभिकेंद्र बल हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चे जरूर जानते हैं। निश्चित रूप से अंग्रेजी में इसको बोलेंगे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे। इसका सिंबल यदि मैं यहाँ पर प्रेजेंट में FR दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये होता है सर mv²/r। ये कितना होता है? mv²/r। क्लियर बात है? चलिए यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर जैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चर्चा करेंगे, टॉपिक से हट के बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कुछ भी गप कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि सर दुनिया में जितने भी पार्टिकल या जितने भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, उसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए या करने के लिए सेंटर की ओर हमेशा एक बल की आवश्यकता होती है। यदि वो बल लगना बंद हो जाए तो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। एलोंग टेंजेंट, स्पर्श रेखा की ओर वो गति कर देगा। जो दिखाए फिगर में, ये हुआ एलोंग टेंजेंट, स्पर्श रेखा है, इस दिशा में वो गति करने लगेगा, मतलब सीधी रेखा में गति करेगा, लीनियर मोशन करने लगेगा, रेखीय गति करने लगेगा। लेकिन कोई न कोई बल है जो सेंटर की ओर लग रहा है, उसको सीधा रेखा में न जाने देता है, वो वृत्ताकार पथ में गति कराता है, और उसी बल का नाम है आवश्यक अभिकेंद्र बल, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर बल है कि कितने बल की जरूरत होगी, उस बल का मान बताने के लिए डिपेंड करेगा कि कण का मास कितना है।
छोटा वस्तु है कि बड़ा वस्तु है, वो मास को देखना पड़ेगा। फिर दूसरी बातें देखना है कि वो जो गति करेगा जिस पथ पर, उसका रेडियस कितना बड़ा है, रेडियस पे डिपेंड करेगा, और कितने वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है उस वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। तो मास, वेलोसिटी और रेडियस, ये तीन चीज़ की जानकारी हो तो तीनों चीज़ इस फार्मूला में पुट करेंगे तो कितने बल का आवश्यकता है वह बल का मान निकल जाता है। अब ये बल की आवश्यकता जितना भी हो, मान लो सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व किए, हमको मिल गया 100 न्यूटन। कितना मिल गया? 100 न्यूटन हमको मिल गया। ये मेरे मन में आ गया कि 100 न्यूटन है, मान लिया मैंने कुछ देर के लिए। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को सेंटर की ओर 100 न्यूटन बल लगेगा तभी ये सर्कुलर मोशन करेगा। यदि इसको 90 न्यूटन बल लगता हो तो वह गति नहीं करता। 100 न्यूटन भी गति करता लगता तो गति करता, 110 न्यूटन हो जाएगा तो भी गति करेगा, 120 न्यूटन मिलेगा तो भी गति करेगा, लेकिन 100 से छोटा नहीं होना चाहिए। जितना बल चाहिए उतना से कम नहीं हो, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसको समझने के लिए मेरे पास एक रफ एग्जाम्पल है, उसको ज़रा सा सुनेंगे आप लोग ठंडे दिमाग से। सर, व्यवहारिक जीवन में हम मनुष्य लोग का छोड़ो, हम स्टूडेंट लोग पढ़ाई करने के लिए भागलपुर शहर आए हैं, अपना गांव घर द्वार छोड़ छाड़ के। अब इस पढ़ाई को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पढ़ाई करने के लिए आपको यहाँ पर रूम चाहिए, भोजन का व्यवस्था चाहिए, किताब कॉपी ट्यूशन का व्यवस्था चाहिए। ये सभी व्यवस्था है, मिल जाए तब हम लोग यहाँ रहेंगे। और सबको मिला जुला के मान लीजिए सबका खर्चा जोड़ेंगे 4000 टका पड़ गया मान लो। भोजन करने में, रूम में, किताब कॉपी का खर्चा मिला के 4000 रुपया हो गया। तो अब ये 4000 रुपया हमें आवश्यक है कि नहीं पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए हमें आवश्यक है 4000 रुपया। और ये आवश्यकता की पूर्ति, 4000 रुपये की पूर्ति खुद से कमा के करते हैं कि पेरेंट देते हैं? वेरी गुड। इस आवश्यकता की पूर्ति खुद से नहीं करते हैं, किसी दूसरे माध्यम से होता है। दूसरा माध्यम में मुख्य रूप से वो माध्यम है मम्मी पापा। और किसी के मम्मी पापा समर्थवान नहीं है तो दादा दादी होते हैं, किसी का नाना नानी होते हैं, और अगर मतलब एक दो और कुछ हो सकता है। समझिएगा गौर से, मैं हर बात को फिजिक्स से तुलना करूंगा अभी तुरंत। और जो बच्चे मेरे पास 11th क्लास किए थे सर्कुलर मोशन, उन्होंने ये गप्पा जरूर सुन लिया था, उनको ये सब बातें याद आ रहा होगा। इस आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकता कितनी है, किन किन बातों पर डिपेंड किया? रूम पर, भोजन पर, ट्यूशन के लिए सामग्री पर। इन सभी चीज़ों की पूर्ति होती है और उसके लिए कम से कम 400,000 रुपये चाहिए। इतना मिल गया तो पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं मिला तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और ये पूर्ति स्वयं से नहीं होता है, बाहरी एजेंट से होता है। सर, सिमिलरली हम आपको जो उदाहरण दिए थे कि सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु गति करता है। मान लो उदाहरण के रूप में एक रस्सी है, रस्सी के एक छोर पर एक पत्थर को बांध देते हैं और रस्सी को एक छोर को सेंटर मानते हुए इसको गति कराते हैं, तो ये पत्थर सर्कुलर मोशन करता है कि नहीं? तो गति करता है तो वेग तो कुछ होगा, इसका पत्थर का मास कुछ होगा, रस्सी की लंबाई त्रिज्या बन जाएगा। इन तीनों चीज़ों को सोचेंगे तो बल कितना लगना चाहिए, उस बल के लिए फॉर्मूला है mv²/r। mv/r तीनों का मान बैठा देंगे। हो सकता है पत्थर 100 ग्राम का है, हो सकता है पत्थर 200 ग्राम का है, हो सकता है पत्थर 300 ग्राम का है। मतलब हो सकता है रूम में रहते हैं 800 का रूम रेंट भी हो सकता है 1000 भी रूम रेंट हो सकता है एसी वाला रूम रेंट में है 2000 टका महीना भी हो। तो रूम का क्वालिटी के अनुसार रूम रेंट आपको लगता है। अब कुछ बच्चा 800 वाला में भी रहता है, कुछ बच्चा 1000 टका में भी रहता है, कोई बच्चा 2000 वाला में भी रहता है।
वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है और उनके ही टकवा पर डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, रूम बदलते जाएंगे, ये 4000 में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो सर यहाँ पर वेलोसिटी बदलते जाएंगे, एफ के मान में परिवर्तन हो जाएगा। एम बदलते जाएंगे, एफ में मान परिवर्तन हो जाएगा। त्रिज्या बदलते जाएंगे, एफ में परिवर्तन हो जाएगा। उस तीनों में कुछ भी बदलेंगे, आवश्यक बल जो है वह बदल जाएगा, आवश्यकता बदलते चला जाएगा। यहाँ भी आपको आवश्यकता बदलते चला जाता है। जो रूम बदलेंगे, भोजन नहीं नहीं रोज मीट खसी मुर्गा खाएंगे तो भोजन का रेट बढ़ जाएगा, 4000 बदल जाएगा। दाल भात चोखा सब्जी खाएंगे तो 4000 में निप जाएगा। अब इसके क्वालिटी बदलते जाएंगे और टका भी। अब समझ में आ रहा होगा? ओ सर्कुलर मोशन करने के लिए मास, वेलोसिटी, रेडियस, इस तीनों में से किसी को बदलेंगे, आवश्यक बल का मान भी बदल जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो, गर्थ कह रहे थे कि ये रस्सी है, रस्सी से बंधा हुआ पत्थर है, गति कर रहा है। रस्सी को तुम तोड़ दो बीच से, गति करते करते रस्सी टूट जाए तो भी सर्कुलर मोशन होते रहेगा। हाँ, जितना बल उसको चाहिए वह रस्सी उसको प्रोवाइड कर रहा है, रस्सी उसको प्रदान कर रहा है। तो रस्सी कैसे प्रदान करता है? रस्सी के मॉलिक्यूल के बीच में एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, हिंदी में कहते हैं तनाव बल। रस्सी टूट जाता है, तनाव बल 0। चाहिए उसको 100 न्यूटन, चाहिए बल कितना? 100 न्यूटन चाहिए। MVR का मान बैठा के देखा, 100 निकला। वो 100 रस्सी का तनाव बल था, दे दिया था तो हो रहा था। अब क्या है कि हम थोड़ा स्पीड को भी को बढ़ा दिए, तो भी को बढ़ा देंगे तो एफ का मान बढ़ के 120 हो सकता है कि नहीं? भी को बढ़ा देंगे तो बल का मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन रस्सी का तनाव बल 2100 न्यूटन था। अब रस्सी टूट जाएगा, सर्कुलर मोशन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर रस्सी का तनाव बल उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया और पत्थर सर्कुलर मोशन कर रहा है। तनाव बल 0, सर्कुलर मोशन समाप्त। सिमिलरली हम एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी आपका चक्कर लगा रहा है, तो वह भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको भी बल की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? हाँ, उसका मास अलग है, रेडियस अलग हुआ, वेलोसिटी अलग हुआ, सबका मान बैठाएंगे तो एफ का मान निकलेगा कुछ। जितना बल उसको चाहिए उतना बल उसको प्रोवाइड करता है। तो क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई रस्सी बंधल है क्या? तो रस्सी नहीं है, वहाँ क्या है? क्या वहाँ पर है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन बल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वही फोर्स उसको यह फोर्स प्रदान करता है और वो चक्कर लगा रहा है। सब हम लोग साइकिल चलाते हैं सर रोड पर, क्या रोड सब दिन सीधे रोड है? नहीं सर, सीधा नहीं है। घर से यहाँ आने में बहुत टर्निंग होता है, तो सीधा जा रहे थे, साइकिल एकदम सीधा है जा रहा है। लेकिन जब पता है कि मोड़ पर जाते होंगे तो जरूर साइकिल को झुकाते हुए आगे बढ़ते होंगे। तो साइकिल भी सर्कुलर पाथ पर पहुंचता है। तो जिस समय वो सर्कुलर पाथ पे गति करने लगा, उस समय उसको इस बल की आवश्यकता होगी, और ये बल की आवश्यकता की पूर्ति, वहाँ तो कोई रस्सी नहीं है वहाँ भी, तो वहाँ कौन कराता है? तो जो बच्चे नहीं जान रहे सुनिएगा, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वह फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, उसको प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चले आइए, हम लोग इन सब बातों से अलग हो गए हम लोग, और अलग होकर हम लोग अब गप करेंगे कि सर सर्कुलर पाथ पर मेरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाता है तो इस इलेक्ट्रॉन को भी सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, और वो बल की आवश्यकता तुमको पता है mv²/r से निकालते हैं। इस फार्मूला से आवश्यक बल कितना होगा वो पता चलता है। यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को वह बल कौन प्रदान करता है? तो सर इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और नाभिक में, न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने बता दिया कि धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगना चाहिए वो कहाँ से जानते हैं हम लोग के पास फार्मूला है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये फार्मूला हम लोगों के पास है।
जिसमें ये देखे थे Q1 पर मॉड होता है, Q2 पर भी मॉड होता है। बल के परिमाण को बताने के लिए फोर्स है। तो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स यहाँ लगता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यह फोर्स लगता है और ये फोर्स इतना हुआ। तो एफ ई बराबर तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे गौर से, ये एफ ई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बाय आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन पे चार्ज है ई है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई है। उस ई को कहते हैं बेसिक चार्ज, याद होगा, बेसिक चार्ज बोलते हैं। और उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद है कि नहीं है? तो प्रोटॉन पे चार्ज भी ई होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी ई होता है। भले नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस बॉन्ड लगा दिए पहले, प्लस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस से अट्रैक्शन और रिपल्सन बताया जाता है, लेकिन फोर्स का वैल्यू कितना है उस प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो वह इस फार्मूला से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान हम बता सकेंगे। तो ये चीज़ें रदरफोर्ड साहब ने ही बताया था कि सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। ना? तो ये हुआ तुम्हारा। अब यहां पर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रदान करता है, कारण यहां पर कौन हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यहां पर पेरेंट समझो कौन हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हुआ? पढ़ाई करने के लिए आवश्यक खर्चा। और ये प्रदान कौन किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट? ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोगों ने सुना। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि सर एक छोटा सा बात यहाँ पर और चर्चा करेंगे। अब ड्रॉबैक, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक मॉडल में ये सब बातें कहा। अब ड्रॉबैक क्या है? मतलब कमियां, क्या क्या कमियां में दो बात उन्होंने कहा था। एक बात उन्होंने कहा था स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका था। परमाणु के अस्थायित्व के बारे में, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं कर सका था। ड्रॉबैक, कमियां। दूसरी बातें क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम का व्याख्या उन्होंने नहीं कर सका था। व्याख्या, ये दो चीज़ की कमी रह गई थी उनके लिए, और इन दोनों चीज़ों को पूरा किया है इन्होंने। तो क्या कमी रह गया था कि यहाँ पर देखना गौर से, स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु के बारे में जो बताया था उन्होंने कि ये जो कोई भी परमाणु का ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है। क्या इमिट करता है? रेडिएशन। रेडिएशन इमिट करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है। तो विकिरण उत्सर्जित करने से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटता है और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक में आके मिल जाएगा। इसका व्याख्या उन्होंने नहीं कर सका था कि क्यों वो निश्चित ऑर्बिट में ही गति कर रहा है, वह कभी भी नाभिक में जाके नहीं मिलेगा। इसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं कर सका था। अस्थायित्व के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं कर सका था। फिर दूसरा बात उन्होंने नहीं बताया था कि जब
इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कमी होता है और विकिरण निकलता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी के बारे में उसका कोई चर्चा नहीं कर सका था कि वह जो विकिरण निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेंज से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया था। तो ये दो ड्रॉबैक था उनका। तो ये रदरफोर्ड के बारे में पूछा जाएगा। तो रदरफोर्ड के बारे में दो प्रश्न आपके बीच आएंगे कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है, 2 नंबर में पूछता है। तो 3-4 लाइन पॉइंट है, उसको लिखना है। फिर आपको रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है, तो ये 2 पॉइंट उनके कमी है, 2 पॉइंट को लिखना है आपको। तब रदरफोर्ड का बात यहाँ से समाप्त हो गया। उसके बाद चलेगा अब बोर साहब। कौन आ गए? बोर साहब। तो बोर साहब आके उनके कमी को पूरा किया। तो उनके कमी को पूरा करने में जितना बात इन्होंने कहा था सब बात उन्होंने भी कहा, सबको एक्सेप्ट किया, एक भी बात को गलत इन्होंने नहीं कर सका। लेकिन इन्होंने कहा भी नहीं किया था इसके बारे में कुछ, तो बोर साहब ने उसके बारे में कहा। ऐसा नहीं कि उसमें सुधार लाया, नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा ही नहीं था वो बात उन्होंने कहा। तो नहीं कहा तो वो कमी हो गया, और जब किसने कहा उसको, किसने एक्सप्लेन किया? बोर साहब ने किया। तो बाकी जितना बात समझाए थे सब बात बोर साहब के अनुसार भी एटॉमिक मॉडल में वो सारे पॉइंट जुड़ेंगे। अब 2 एक्स्ट्रा बात जुड़ेंगे। आइए वो 2 एक्स्ट्रा बात क्या जुड़ेंगे उसको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ध्यान देंगे गौर से। अब बोर साहब 1911 के बाद बोर साहब आए, और 11 के बाद उन्होंने 2 से 3 साल के अंदर ही उन्होंने विशेष अंतर बता दिया। और उन्होंने क्या क्या बता दिया? तो रदरफोर्ड के वो सारे पॉइंट को उन्होंने कहा। उन्होंने भी कहा कि सर्कुलर मोशन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, उन्होंने भी इस बात को कहा। लेकिन कुछ बातें एक्स्ट्रा उन्होंने कहा। वो एक्स्ट्रा क्या कहा गौर से सुनेंगे। उन्होंने एक्स्ट्रा क्या कहा वो सिर्फ इंडिकेट करेंगे। पहला बात उन्होंने एक्स्ट्रा में कहा कि सर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is equal to n h by 2 pi। किसी भी ऑर्बिट में कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम हो गया कोणीय संवेग, बता रहे उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो कोणीय संवेग का सिंबल हम लोग यूज करते हैं एल। तो कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो h बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसका n गुणज होता है। क्या होता है? n गुणज होता है, इंटीजर मल्टीपुल होता है। जहां पर n के बारे में उन्होंने कहा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री में आप लोग सुन चुके होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। और यदि इसको ठेठ भाषा में बोलेंगे ऑर्बिट नंबर, बोलो शॉर्टकट में क्या बोलोगे? ऑर्बिट नंबर बोलोगे उसको। केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड वर्ड बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम काम चला लेंगे ऑर्बिट नंबर बोल के काम चला लेंगे। राइट, आगे बढ़ूं? yes, अब देखेंगे गौर से ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम वर्ड जो है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। और वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में यहाँ पर पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन के बारे में बोर साहब ने कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का मान h बाई 2 पाई का कितना गुणज होता है? n गुणज होता है। इन पहला ऑर्बिट होगा तो n का मान 1, सेकेंड ऑर्बिट होगा तो n का मान 2, थर्ड ऑर्बिट होगा n का मान 3, फोर्थ ऑर्बिट होगा n का मान 4। तो अलग अलग ऑर्बिट लेंगे n का मान बदलते जाएगा। तो h भी तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं? पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं?
ऑर्बिट नंबर निश्चित हो जाएगा तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसका कोणीय संवेग कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, तो वो कांस्टेंट होगा। फिर दूसरा ऑर्बिट होगा तो उसमें भी कोणीय संवेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तीसरा ऑर्बिट होगा उसमें भी कोणीय संवेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होता है तो कभी भी वह एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाएगा और धीरे धीरे वो और न्यूक्लियस में कभी समाएगा नहीं। निश्चित एंगुलर मोमेंटम है तो वह अपने कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में नहीं जाएगा। तब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ओ, बोर साहब ने कहा यही कंसेप्ट है जिसके कारण एटम स्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने मन से न्यूक्लियस में जाके नहीं समाएगा, वह निश्चित एंगुलर मोमेंटम के साथ निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तब वह ऑर्बिट को जंप करेगा, लेकिन नेचुरली अपने मन से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा, एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेगा। तो सर ठीक है, ये बात हो गया। इस स्टेटमेंट को क्या कहा गया है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या बोला जाएगा इसको, क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं क्वांटमीकरण प्रतिबंध। क्वांटमीकरण प्रतिबंध। अब 2 नंबर में भी अलग से भी पूछा जाता है क्वांटमीकरण प्रतिबंध क्या है। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पर बता रहे थे वो स्टेटमेंट लिखना है और ये फार्मूला लिखना है। इसके अनुसार क्या है अलग से पूछ देता है ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे गौर से, एंगुलर मोमेंटम का यहाँ सिंबल बोला था मैंने एल। अब आपको समझाते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है। आइए गौर से, यहाँ पर सर्कुलर मोशन का बात हो रहा है तो यहाँ पर मैं कोई एक ऑर्बिट के बारे में बात करूँ। ये हमारा एक ऑर्बिट मान लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का मास कुछ है, वेलोसिटी भी कुछ है और रेडियस कुछ है। तो यहाँ पर आप गौर से देखोगे एलोंग टेंजेंट स्पर्श रेखा की ओर पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो भी को कहते हैं हम लोग यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता होगा मास को भी से गुना करेंगे तो मोमेंटम होता है कि नहीं। तो बहुत चैप्टर नंबर 11 में तो पूरा खेला इसी पर था, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर देखोगे हिंदी में इसको कहते हैं रेखीय संवेग। क्या बोलेंगे इसको, रेखीय संवेग बोलेंगे हिंदी में। अब कहता है कि इसका स्पेशल सिंबल होता है पी, याद होगा आप लोगों को। तो लीनियर मोमेंटम या सिर्फ शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग मोमेंटम, लेकिन यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी हो गया लीनियर मोमेंटम, उसका सिंबल हो जाएगा पी, रेखीय संवेग। कहता है कि जो भी कण, जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उस पार्टिकल के जो लीनियर मोमेंटम होंगे इस दिशा में पी, उस पी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा गौर से, लीनियर मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे या रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी टर्म को बोला गया है एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला गया इसको, एंगुलर मोमेंटम बोला गया है इसको, कोणीय संवेग इसको बोला गया है। और इसका सिंबल क्या लिखा गया, एल। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एल बराबर पी के बदले क्या लिख देंगे, एम भी इंटू आर। तो एल हो गया तुम्हारा एम भी आर। तो दुनिया में जो भी पार्टिकल, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा उस पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, सिंबल लिखेंगे कैपिटल एल और वैल्यू लिखेंगे एम भी आर। लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस या रेडियस। तो लीनियर मोमेंटम पी बराबर एम भी और डिस्टेंस रेडियस हो गया आर, एम भी आर एंगुलर मोमेंटम हुआ। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट कितने के बराबर होगा, एन एच बाई 2 पाई। पहला ऑर्बिट में एन बराबर 1, तो पहला ऑर्बिट लेंगे तो एम भी आर बराबर एच बाई 2 पाई। दूसरा ऑर्बिट लेंगे तो 2h बाई 2 पाई। तीसरा ऑर्बिट लेंगे 3h बाई 2 पाई। तो वह कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं। तो
तो एंगुलर मोमेंटम यदि कांस्टेंट है तो कभी भी अपने मन से वह नेचुरली स्वाभाविक रूप से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा, वह निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, कभी भी एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर नहीं मिलेगा। तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को, पहला ड्रॉबैक का एक्सप्लेनेशन बोर साहब ने इसी तरह से किया। ठीक है, हमारा बात क्लियर हुआ। एक छोटा सा बात, तो इसमें दो तीन बात याद रखना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? क्लियर? कहेगा कि क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, क्वांटमीकरण प्रतिबंध क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम, किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम का मान h/2 पाई का n गुणज होता है। क्या होता है? n गुणज होता है, जहाँ n क्या है? 1 2 3 4 5 है, और वो n को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हिंदी में, और दूसरा वर्ड नाम है ऑर्बिट नंबर। क्लियर है? यस सर, ये बातें माइंड में चला जाना चाहिए। तो इसका मतलब फाइनली इस लाइन के आधार पर हम बच्चे यहाँ पर लिख पाएंगे कि सर, इसके आधार पर लिख पाएंगे m/r बराबर NH/2 पाई, NH/2 पाई। कोई कहेगा आदमी आपसे कि रे बाबू क्वांटाइजेशन कंडीशन को लिखें, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये लाइन लिख के फुर्सत हो जाएंगे। तो m/r हमारा क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2 पाई। n क्या है उसके बारे में एक लाइन नीचे लिख देंगे। हमारा क्वांटाइजेशन कंडीशन या क्वांटमीकरण प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब एक तरह का शर्त हो गया। क्या हो गया? ये शर्त कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम का मान NH/2 पाई के बराबर है, ये शर्त हो गया। तो ये किसने वाला था? बोर साहब ने। किसने बताया था? बोर साहब। बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने और किसी लोगों ने ये बात नहीं कहा था, बोर साहब ने कहा था। इसीलिए ये नियम निश्चित है और इस नियम के आधार पर चर्चाएं आगे हो रही है। अब दूसरी बातें हैं कि वहाँ पर उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सका था। स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में फिर उन्होंने क्या कहा है बोर साहब ने, दूसरा पॉइंट में उस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोगों को याद हुआ एंगुलर मोमेंटम का मान, और वो किसके बराबर होगा? इसी कंसेप्ट के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। राइट? चलिए अब हम लोग दूसरा बात पर चलते हैं। तो इतना सा बात याद हो गया तुम्हें दिमाग में? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गौर से यहाँ पर दूसरा पॉइंट बोर साहब का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर E2 माइनस E1, ध्यान से सुनना, E2 माइनस E1 बराबर h न्यू। इन बातों का व्याख्या रदरफोर्ड ने नहीं किया था। अब इस लाइन से उन्होंने क्या कहना चाहा, गौर से देखोगे। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी उत्सर्जित करेगा या अवशोषित करेगा। उत्सर्जित या अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, तो उन दोनों ऑर्बिट के बीच एनर्जी का जो अंतर होगा, ऊर्जा का जो अंतर होगा, वह किसके बराबर होगा? h न्यू के बराबर होगा। h न्यू आप लोग समझ रहे हैं, इस पर बहस करने का जरूरत हमको नहीं है। विकिरण में जो ऊर्जा का बंडल होता है उसी का नाम है फोटोन, और उस ऊर्जा का मान है h न्यू। बस इसमें ज़्यादा नहीं बोलना है। तो दो ऑर्बिट में एनर्जी का अंतर, एक ऑर्बिट में और दूसरा ऑर्बिट में एनर्जी का जो डिफरेंस है वह डिफरेंस h न्यू के बराबर होगा। तो यह निश्चित ऊर्जा है। तो निश्चित ऊर्जा के आधार पर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो भी निश्चित होगा। निश्चित फ्रीक्वेंसी के कारण रेडिएशन भी निश्चित होगा। पहला ऑर्बिट से दूसरा में, पहला से तीसरा में, पहला से चौथा में, पहला से पांचवा में होने पर यह एनर्जी का जो डिफरेंस है, निश्चित डिफरेंस होने के कारण जो है सबके स्थिति में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा और सबके लिए लाइन स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होता है। इसी के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन बोर साहब ने कर सका है। जो आप लोगों ने सुना होगा, लाइन बामर कौन सी होता है, पासन ब्रैकेट होता है ना सीरीज, वो इसी कंसेप्ट पर उन्होंने कर सका था।
तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे, उन सब बातों को सुनाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, पहले अस्थिर रहिए। अब सर यहाँ पर पहले दो ऑर्बिट में एनर्जी का अंतर, तो अब हम इसके बाद सीखने जा रहे हैं कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका टोटल एनर्जी होता कितना है, यह भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और यदि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा टाइम पीरियड कितना होगा, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। इन छोटे छोटे बातों को हम लोग सीखेंगे, जो मेन क्वेश्चन होगा। अभी तक जितना भी बातें था छोटे छोटे बातों पर चर्चा हो रही थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आएगा। और यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो कहता है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, किसी भी परमाणु के कक्षा के त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये क्वेश्चन तभी आता जब बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम लोग पढ़ लेते, क्योंकि उन्हीं के एटॉमिक मॉडल का एक्सप्लेनेशन होने के बाद रेडियस, ऑर्बिट के रेडियस को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जितने भी कंसेप्ट दिए वो कंसेप्ट वहाँ अप्लाई होगा और तब कैलकुलेशन होगा। तो अभी तक मान के चले हम लोग कि जो जो छोटी छोटी बात सुने वो हम लोग को दिमाग में जा चुका है। अब उसका अप्लाई करके हम लोग रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर विकिरण का ऊर्जा जो होगा, चाहे अवशोषित ऊर्जा, एब्जॉर्ब एनर्जी या रेडिएट एनर्जी जो होगा, वो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो एच न्यू के बराबर होगा। यहाँ के बाद अब इसको हम छोड़ते हैं और तब चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, परमाणु के कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक, परमाणु के कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक। चलिए यहाँ पर सीखने का जरूरत है, सीखते रहिए कंटिन्यू। जरा सा भी सोचिएगा कि हो सकता है आप लोग सोचते होंगे सर तो लिखने के लिए कई भी करते हैं, क्योंकि मैं लिखने के लिए लिखिए नहीं रहा हूँ। लिखने के लिए लिखते हैं तो लाइन बाय लाइन लिखते हैं, आराम से लिखो रे नूनू। हमको आज आपको लिखने ही नहीं देना है, सिर्फ पूरा चैप्टर समझा के खत्म कर देना है, राइट। सुनने की क्षमता रखिएगा, गौर से सुनिएगा। आज के क्लास में जो बच्चा उतारने के फेर में रहिएगा उनको कुछ नहीं मिलेगा। आज जो गौर से सुन के सोचिएगा उन्हीं को बहुत बड़ा चीज मिल जाएगा। क्लास का डिजाइन कभी कभी बदलते हैं, स्वाद अलग अलग पर लेना चाहिए। तो आज स्वाद है खाली सुनने का। कलम रखिए, रफली जो छोटा छोटा बात इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लिया कीजिए एकदम आराम से। चलिए अब गौर करके देखिएगा, यहाँ पर बातें आया तो सर बोर्स एटॉमिक मॉडल में मुख्य रूप से क्या क्या बात हुआ। पहली बात तो उन्होंने भी कहा परमाणु छोटे कण के रूप में होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। परमाणु को 3 फंडामेंटल कणों में तोड़ा जा सकता है। कोई भी एलिमेंट छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और कोई भी कंपाउंड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि परमाणु के अधिकांश भाग यहाँ भी खाली होते हैं, मतलब वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। परमाणु का एक छोटा सा भाग होता है जो उसके केंद्र में होता है, वहाँ पर टोटल मास केंद्रित माना जाता है, और पूरे परमाणु का टोटल चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर कंसंट्रेट होता है। इतना बात उन्होंने कहा था, जो रदरफोर्ड ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था। फिर एक बात उन्होंने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, उसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। वह सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा प्रदान होता है। उन्होंने भी ये बात कहा था, रदरफोर्ड ने भी कहा था। लेकिन उसके बाद जो कहा था, ये पहला 2 पॉइंट जो बताए वो रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, इन्होंने अलग से कहा। ये 2 बात उसमें जुट गया।
तो 5-6 पॉइंट होते हैं जो लिखना पड़ता है। यदि एग्जाम में आएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल को लिखें तो 6 पॉइंट लिखिएगा तो 6 लंबा हो जाएगा। अलग से सर नहीं पूछता है बोर्स एटॉमिक मॉडल को लिखें, उसमें पूछ देगा एक तो छोटा बात कि क्वांटाइजेशन कंडीशन को लिखें और समझाएं। वो जो उसके पहले वाला पॉइंट लिखे थे इस पार में, वही अकेले पूछ देता है 2 नंबर में। यही क्वेश्चन अकेले 2 नंबर में पूछ देगा। पूरा कहेगा तो लंबा हो जाता है और लंबा कभी पूछेगा ही। तो इसके बारे में इतना सा बोर्ड पे जो समझाएं, ये खोपड़ी में याद रखिए। लिखने का रास्ता बाद में बताएंगे कैसे आप लिखिएगा। आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर से जितना भी एटॉमिक मॉडल के बारे में सुन चुके थे वो सारी बातें यहाँ पर हम लोग ला के रखेंगे। आइए कैसे कैसे करेंगे सर। सबसे पहला बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो एटॉमिक मॉडल में कहा गया स्टेटमेंट उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या यूज करेंगे? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जल्दी बोलो हाँ या ना। और ये दोनों फोर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखिएगा आप लोग, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहिएगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना। ये बल चाहिए और इसके द्वारा उसको प्रदान किया जाता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर। एक बात ये कह दिया मैंने। दूसरा बात इसमें कहना है क्या? दूसरा बात इसमें कहना है क्वांटाइजेशन कंडीशन फ्रॉम क्वांटाइजेशन कंडीशन, मतलब हिंदी क्या समझ में आया? क्वांटमीकरण प्रतिबंध से, क्वांटमीकरण प्रतिबंध से। तो हम लोग क्या लिखा पाएंगे यहाँ पर? जल्दी बोलो। एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट नंबर। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। ये 2 इक्वेशन यूज कर लिया। दोनों बात किसने बताया है? बोर साहब ने बताया है पहला बात, और रदरफोर्ड ने भी पहला बात बताया है। लेकिन दूसरा बात सिर्फ बोर साहब ने बताया था, रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के आधार पर ही हम लोग रेडियस का चर्चा शुरू किए हैं। त्रिज्या का चर्चा जो है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल के आधार पर हो रहा है। तो अब इन दोनों इक्वेशन के मदद से कुछ कुछ काम हम लोग कर सकेंगे। यहाँ से गौर से देखो, इस लाइन से हम कहेंगे वेलोसिटी का मान निकाल लो। अब वो वेलोसिटी का मान यहाँ पुट कर दो तो तुम्हें एक नया चीज़ मिलेगा और रेडियस का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। जल्दी से याद कीजिएगा। कैसे? फिर से मैं याद करवा रहा हूँ आपको कि आप अपने से 10 मिनट के बाद लिखना शुरू कर दीजिएगा और लिख के हमको दिखा दीजिएगा। ये एनर्जी पैदा करना चाहता हूँ। हाथ को स्थिर रखिएगा, दिमाग को तेज करिएगा। पहला पॉइंट हम लोग कहाँ चलेंगे? बोर्स एटॉमिक मॉडल के आधार पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आवश्यक अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत बल के द्वारा प्रदान होता है। तो तुरंत दोनों को इक्वेट कर दिए। ये भी जान गए, ये भी जान गए थे, दोनों को बराबर कर दिए। फिर क्वांटमीकरण प्रतिबंध के आधार पर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई। n क्या है? 1 2 3 है। ये दूसरा इक्वेशन हुआ। इस दूसरे इक्वेशन से प्रतिबंध के से हम लोग वेलोसिटी निकालकर उस वेलोसिटी के मान को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पुट करूँगा, तो कैसे पुट करूँगा? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम बच्चे लोग कब पाएंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 आप बच्चे बोलोगे v इक्वल टू, अपने मन से बोलो जल्दी से, क्या होगा? n h बाई 2 पाई तो है,
लेकिन m इंटू आर से डिवाइड होगा कि नहीं? आप देख रहे थे पहला इक्वेशन में एम भी स्क्वायर था कि नहीं? लेकिन ये भी का मान है, हमको भी स्क्वायर यहीं निकाल लेना है और वो जाके पुट कर देना है। तो यहाँ से भी स्क्वायर कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 एच स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो भी स्क्वायर का मान ये हुआ कि नहीं? अब इसको पुट कर देना है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपको याद है? कर सकते हैं अपने मन से? हाँ सर याद है, एम भी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब भी स्क्वायर को हटा देते हैं और वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आप देखोगे गौर से, कुछ कुछ बातें चला गया यहाँ से। आर स्क्वायर चला जाएगा आपका, 4 चला जाएगा, पाई स्क्वायर और पाई चला जाएगा, और तो कुछ जाने वाला है, हाँ एम स्क्वायर और एम चला जाएगा। अब जो बचा आर को निकालना है, तो आर को उधर लेके चले जाओ और इसको इधर लेके चले आओ। तो जैसे ऐसा करोगे तो हमें एक नया चीज मिल जाएगा, आर इक्वल टू, आर यहाँ लाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम चलिए तो ध्यान से देखेंगे, गंभीर से देखेंगे। सारे चीज को आप देख रहे हो गौर से, आप बहुत ध्यान से सोचोगे तो मैं आपको यहाँ पर कुछ नया चीज दिखाना चाहता हूँ। एन स्क्वायर को थोड़ा मैं अलग कर दूं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अब ब्रैकेट के अंदर में क्यों रखा? क्योंकि उसमें जो भी चीजें सब कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं बदल सकता है। एच प्लस कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पाई बस मेरे साथ मास ऑफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और बेसिक चार्ज कर सकते हैं। तो सारे टर्म यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। उन सारे टर्म को पुट करोगे तो एक नया वैल्यू आएगा आपको। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो आगे हमेशा इस सब का मान बैठा के सॉल्व करते करते आपको आधा दिन पार हो जाएगा, बड़ा बड़ा गुना भाग आएगा। तो सबका सॉल्यूशन आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आराम से याद रखना। एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर, सबका वैल्यू आपको मिलेगा 0.52 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये पूरा चीज इतने बराबर मिलेगा आपको। इसका मतलब 52 ने 53, तो ये आएगा मतलब 0.53 एंगस्ट्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अब वो याद रखिएगा तो आगे का थ्योरी कैलकुलेशन में बहुत मजा आएगा। 10 सेकंड में गुना भाग करके बता दीजिएगा। अब आर में क्या करेंगे? पुच्छड़ में एन लगा दो। अब एन लगा देने का सेंस क्या हुआ सर? एनमा ऑर्बिट का त्रिज्या, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। पहला कहेंगे तो R1, दूसरा कहेंगे तो R2, तीसरा कहेंगे तो R3, चौथा कहेंगे तो R4। 62। तो ये Rn बराबर इतना हो गया। मतलब यहां से मैं खूब प्यार से बोल सकता हूं सर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, एनमा ऑर्बिट का त्रिज्या सिंबल हो गया तुम्हारा Rn बराबर आप कहोगे n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रम। बहुत छोटी लंबाई को एंगस्ट्रम में एक्सप्लेन करते हैं
और उसका रेडियस संभव नहीं कि हम लोग देख पाएंगे, खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तब यहाँ से हो जाएगा सर आर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, क्योंकि 0.53 एंगस्ट्रम तो कांस्टेंट हो गया, तो बस एन बदलते जाओ, रेडियस का मान बदलते जाएगा। तो अब यदि आपको मैं कहूँ कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट सिंबल क्या लिखेंगे, R1 बराबर 1 स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रम, मतलब हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रम। एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकेंड ऑर्बिट R2 बराबर, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस तो 2 स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रम। जल्दी बोलो, अब मल्टीप्लाई करके बोल सकते हो कि नहीं। 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, बाकी 1 4 5 जा 20 21, 2.12 एंगस्ट्रम। जल्दी बोलो, कहेगा थर्ड ऑर्बिट का रेडियस तो 3 स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रम। जल्दी बोलो हाँ या ना, तो मल्टीप्लाई करके कर दोगे ना, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आया 4.9 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 का आधा 4 चलेगा, 4 पॉइंट। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि नहीं, धड़ल्ले से आता है ऑब्जेक्टिव आता है। हेलो, किसी भी एटम के ऑर्बिट के रेडियस का वैल्यू डैश के समानुपाती होता है, एन स्क्वायर के, बोल सकते हैं कि नहीं। चलिए ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये सब छोटा छोटा बात हुआ। तो रेडियस के लिए फार्मूला तुम्हारे पास मेनली यहाँ पर हुआ, इसको फार्मूला पूछेगा तो ये बोलेंगे, अब वैल्यू बताने कहेगा तो डायरेक्ट ये तो बोलेंगे, खाली ऑर्बिट नंबर बोलो और रेडियस का वैल्यू फटाफट बताते चले जाओ। वाह, क्लियर हुआ। यस सर। चलिए, ये था तुम्हारा रेडियस के बारे में, गप खत्म हो गया। रेडियस को हम बता सकते हैं फटाफट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास होगा एनर्जी के बारे में चर्चा। किसके बारे में चर्चा, एनर्जी। तो किसी भी ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा। तो टोटल एनर्जी कैसे जानेंगे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रेडी हैं, तैयार हैं आप लोग। यही है ओरिजिनल पढ़ाई, इसी तरह से होना चाहिए। वहां तो लिखो रे, ये लाइन तैयार करो रे, वो हो गया कोढ़िया वाला पढ़ाई। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा गौर से। अभी जो बोला था E1 माइनस E2 बराबर एच न्यू, तो E1 मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, E2 मैंने सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी, उस एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन हो रहा है। आइए ध्यान से सीखेंगे। दो तीन मेन पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे। राइट, तैयार हैं? नहीं जवाब आया, तैयार हैं हम लोग? हाँ, अब री कुछ लगा। नो जरूरत बोलवा सर, काने फाड़ी दूँ। आर यू रेडी? हाँ, थोड़ा सा गप में व्यस्त हो गए कुछ बच्चे मेरे। जितना प्यार से सुनते जा रहे हो सुनते जाओ। ये पार्टिकल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये रेडियस आपका है, सब चीज़ वही है। सर आप बच्चों हमको बताओगे जल्दी से, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहा है,
v वेलोसिटी से मास m है, तो मैं आपसे पूछूंगा ये आपका कोई भी ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में मैं पूछूंगा आपसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर सिंबल लिखते हैं, ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। कंफर्म? तो सर एक चीज हम लोग जान रहे हैं कुछ देर पहले से, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, हेलो, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर आर प्रोवाइड्स बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहां से मेरे को मालूम हो जाएगा एम भी स्क्वायर बराबर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। तो एम बी स्क्वायर का मान यदि निकल गया तब मैं पाऊंगा ई के बराबर, जल्दी बोलो क्या लिखोगे, हाफ एम भी स्क्वायर, मतलब हाफ एम भी स्क्वायर का मान ये बैठा सकते हो कि नहीं, ये वाला बैठा दो, 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर बाय आर होगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा 1/8πε0 इंटू ई स्क्वायर बाय आर। ये क्या निकला आपका, काइनेटिक एनर्जी। अलग से ऑब्जेक्टिव पूछा है कई बार कि पहला ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दूसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, चौथा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यह फार्मूला आपको मदद करेगा। तो 1/8, ध्यान से सुनना, 1/8πε0 इंटू ई स्क्वायर बाय आर, सेट हो गया मन में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब आपसे पूछेंगे ये काइनेटिक एनर्जी होता है, एक एनर्जी यहाँ पर, एक और एनर्जी होगा, वो एक एनर्जी और क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हेलो, एक एनर्जी और होगा, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भरसक आपको कुछ पुराना जमाना का बात याद आ जाए, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होगा उसको यदि ई पी से डिनोट कर दें तो आपको याद होगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर, नॉट स्क्वायर आर। मन को समझाएंगे, रे मन Q1 ये चार्ज हुआ यहाँ पर, Q2 यहाँ पर चार्ज हुआ, लेकिन यहाँ पर भी Q1 जो होगा ई होगा, यहाँ भी जो Q2 होगा वो ई होगा, भले प्लस और माइनस है। तो यहाँ पर भी ई पी बराबर, ध्यान देना गौर से, ई पी बराबर आपको कहना होगा यहाँ पर Q1 जो होगा वो आप उसको प्लस ई कहेंगे, Q2 जो कहेंगे वो माइनस ई कहेंगे। तो ई पी बराबर 1/4πε0 इंटू प्लस ई इंटू माइनस ई बाय आर। तो ये तुम्हारा हो गया ई पी बराबर -1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर बाय आर। खूब गौर से देखो कि दोनों का डिजाइन सेम है, दोनों का डिजाइन सेम है, थोड़ा सा अंतर है। काइनेटिक एनर्जी हुआ ये, पोटेंशियल एनर्जी हुआ ये। अब कहता है टोटल एनर्जी, हमको क्या चाहिए यहाँ पर, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी पूछेगा, क्या करोगे आप लोग, दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं। टोटल एनर्जी जैसे कहेगा टोटल एनर्जी इक्वल टू ई के प्लस ई पी, तो दोनों को जोड़ते हैं, टोटल एनर्जी निकल जाएगा। चेंज करूं पेज, यस। तो टोटल एनर्जी पूछा जाएगा यहाँ पर,
जो फार्मूला निकलेगा तब आपको मज़ा आएगा, वहाँ पर एक नया चीज़ सोचने को मिलेगा। तो थोड़ा सा 5-6 बच्चे मेरे मुंडी को खूब मचोड़ रहा है, लगता है कि अड़घड़ा में जेल में बंद है। उनको भाई फ्री कर दो, गेट खोल दो, जाएगा। जिनको बहुत कष्ट है, पेट में दर्द है, वो जा सकते हो। और गेट खुला भी है। हाँ, हल्का करके आ जाओ। हाँ बोलो, कोई प्लस बोल रहा था बीच में। प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। अब उसको आप सॉल्व कर लो माय डियर बच्चों। टोटल एनर्जी ई बराबर, सॉल्व करोगे तो 1/4 ई स्क्वायर बार कॉमन हो जाएगा, 1/2 -1 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय आर। सही है ना? सॉल्व करके दे। तो -1/2 होगा, 1/2 -1/2 -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। ठीक है, ठीक है, कंफर्म। चलिए, बहुत सुंदर बात। टोटल एनर्जी आपको ये निकला इन टर्म्स ऑफ रेडियस। क्या बोलेंगे इसको? टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कक्षा के त्रिज्या के पदों में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ लफड़ा क्या है ना, कक्षा का त्रिज्या मालूम होगा तभी ना निकाल पाएंगे एनर्जी, और रेडियस मालूम नहीं होगा तब पूछेगा आपसे कि नहीं पहला ऑर्बिट में एनर्जी बताओ, दूसरा ऑर्बिट में एनर्जी बताओ, तीसरा ऑर्बिट में एनर्जी बताओ, चौथा ऑर्बिट में एनर्जी बताओ। तो पहले रेडियस खोजना पड़ेगा जाके, और रेडियस खोज के ला के तब मन बैठाएंगे। तो रेडियस का मन बैठाएंगे तो एनर्जी निकलेगा। तो भाई मेरे, हम यहाँ पर अब ऐसा करने जा रहे हैं, रेडियस को यहाँ से हटा ही देते हैं, रेडियस को रहने ही नहीं दें। तो हम लोग बोलेंगे टोटल एनर्जी, ध्यान देना गौर से, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, nवां कक्षा में टोटल ऊर्जा, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, nवां कक्षा में टोटल ऊर्जा, या हम लोग कह सकते हैं टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट के पदों में टोटल एनर्जी का सूत्र। तो यहाँ पर हम लोग सिंबल लिखेंगे, अब पुच्छड़ में n लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पहला ऑर्बिट n1, दूसरा ऑर्बिट ne2, तीसरा ऑर्बिट है ना। तो En बराबर -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय रेडियस। अब रेडियस है यहाँ बॉक्स में बंद है, इसको देखिए। nth ऑर्बिट, उसको नहीं फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाना तो ये लाना है, आर एन बराबर ये चीज पुट करेंगे जाके वहाँ पर। तो ये याद है सबको, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m ई स्क्वायर, उसको वहाँ पुट करेंगे। आप लोग इसको याद करके बोलिएगा। n स्क्वायर
एच स्क्वायर बाय जो नीचे होगा ऊपर चला जाएगा। बोलो क्या था? एम पाई भी था ना, पाई एम ई स्क्वायर। और कुछ था? अब देखिए यहां पर यह एक नया चीज और अच्छा चीज बताएगा, गौर से इसको देखना है। बराबर अब करो यहां पर ई एन बराबर, तो देखना गौर से, पाई कैंसिल हो जा रहा है, और कुछ नहीं जाने वाला है। देख लो अच्छा ठीक है ना। तो सर यहां हम लोग कहेंगे -1/8 इंटू एम ई पावर 4 बाय एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू, ध्यान देना गौर से, 1/n स्क्वायर। आप ऐसा कीजिए, ये 1/8 को भी साथे कर दीजिए। ई एन बराबर -m e⁴ बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट के अंदर में दिख रहा है वो तो कांस्टेंट है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। जो भी ब्रैकेट के अंदर में वो कांस्टेंट वैल्यू है, और वो कांस्टेंट सारा जो वैल्यू है उसको अभी सरल करके निकालिएगा रूम में बैठ के, और आप लोग अगले दिन बताइएगा वो सॉल्व करके कितना आता है। 13.6 आएगा। कितना आएगा? 6। कितना आएगा वो? याद आ रहा होगा, केमिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे आप। सॉल्व करिएगा तो ये ब्रैकेट वाला टर्म का वैल्यू 13.6 आता है, 13.6 आएगा। तो यहां पर देखोगे गौर से, हेलो, पहला ऑर्बिट लेंगे तो n का मान 1, यहां लिखेंगे E1, चलिए बोलो हाँ या ना। दूसरा ऑर्बिट लेंगे तो n का मान 2, यहां हो जाएगा E2, राइट। तो मैं आपसे प्रश्न करूं, रे बाबू मेरे को बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितना? तो यदि ये 13.6, हाँ हेलो एक बात और ध्यान रखिए, क्या ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल नहीं बोलेंगे। छोटे छोटे कण का एनर्जी को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फोटोन का एनर्जी, वर्क फंक्शन, ऑर्बिट में एनर्जी किसको किसमें मापेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें मापेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापेंगे। तो यहाँ पर E1 जो तुम्हारा होगा ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुना 1/1 स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट कर दो ना भाई, E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी याद रह रहा ना। सेकेंड ऑर्बिट में होगा कि नहीं? अब थर्ड ऑर्बिट में -13.6/9। अब तुम लोग ये एग्जाम्पल देख के जल्दी बताओ, E1 और E2 दोनों के बीच में खाली जगह है, तुमको ऑप्शन भरना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। कौन भरोगे? कौन भरोगे? ग्रेटर देन की, लेस देन की, इक्वल टू?
हैं? लेस देन। संतुष्ट हैं आप लोग? सोच लो अच्छा से, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं? लेस देन। चलो एक छोटा सा चीज पे चर्चा करते हैं। अच्छा है, मजेदार टॉप टर्म यहाँ पर आया है। मैंने बोला था कि इस पॉइंट पे जाके अच्छे अच्छे बच्चे लोग कभी कभी फंस जाते हैं। ये फार्मूला आपको काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला है। 5 से 6 बच्चा मेरा सो रहा है, एक नींद पूर लिया। जग जा रहे बाबू, सुबह हो गया, नाश्ता पानी कराएंगे। कभी कभी आश्चर्य लगता है, 11 12 में बच्चा भी सोता है क्लास में। वाह। कोई लोग सोचेगा ये क्लास लाइव क्लास होगा और वहाँ देखेंगे बच्चा ऑफलाइन क्लास में सो रहा है। पता चलेगा बिहार की ताकत यही है कि मौका मिले जहां भी नींद पूरा कर लूं, है ना? तो क्या इस लाइन से आप संतुष्ट हो? मतलब यहां पर क्लियर हुआ, गौर से देखना। अब मेन फार्मूला पर ध्यान लाओ। सर ई एन बराबर लिखा है यहाँ पर 1/n²। एन नीचे में यदि इंक्रीज करोगे, नीचे वाला टर्म इंक्रीज होता है तो इसको क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन यह लाइन तो कह रहा है एन बढ़ाओ तो एनर्जी भी, n1 तो एनर्जी E1, n2 तो एनर्जी E2, E2 ग्रेटर देन E1, तो n बढ़ा तो एनर्जी बढ़ गया। अब तुम लोगों ने झूठो कहा था, हम क्या करें? यहाँ देखोगे ये है और इसमें ये है, तो दोनों देख के पता चलता बड़ा कौन है? हैं? E1 की E2? E2 बड़ा है ना? हाँ सर, डिवाइड करें कितना आएगा करके देखो तो। -3.4 और उसमें -13.6 है कि नहीं? तो माइनस में छोटा संख्या बड़ा हो जाता है, इसीलिए E2 बड़ा हो गया E1 से। ठीक है ना? तो यहाँ पर N2 का N का मान यदि इंक्रीज होगा तो यदि माइनस ये नहीं रहता तब ये डिक्रीज होता, लेकिन माइनस के कारण वह बेचारा डिक्रीज नहीं करके ये भी क्या होगा? ये भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना? हेलो, अब मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर बंद कीजिए, सब देखना, डिस्कशन में क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी क्या होगा? इसका मतलब दूसरा ऑर्बिट और चौथा ऑर्बिट किसमें एनर्जी अधिक होगा? हैं? चौथा ऑर्बिट का एनर्जी दूसरा से अधिक, पहला से भी अधिक, तीसरा से भी अधिक। इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एनर्जी सबसे अधिक होता है, इसीलिए वो अनस्टेबल होता है। ढेर एनर्जी होने पर ढेर छटपट करता है और एनर्जी कम है सुस्त बैठे रहता है नहीं? इसका मतलब पहला ऑर्बिट में सबसे कम ऊर्जा होगा, इसीलिए उसको कहते हैं स्टेबल ऑर्बिट। क्या कहते हैं उसको? या उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। केमिस्ट्री में सब सुना होगा, सबसे लो एनर्जी वाला ऑर्बिट को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट को कहते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बोलते हैं ऐसा बात? हाँ, ऐसा बात याद आ रहा होगा केमिस्ट्री का। तो बोलवे कि चैप्टर पूरा पूरा केमिस्ट्री है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया 11th क्लास में, यहाँ नहीं भी पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी सारा बात आपके पास कहीं ना कहीं कॉपी में होगा, इसलिए हम इसको लिखने भी आपको नहीं दिए, पता है पहले से लिखा हुआ है। तो चलिए, क्या अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ खोपड़ी में गया? डिस्कशन जाने में दिक्कत नहीं हुआ? संतुष्ट हैं? अब रही बात लिखने का, तो मनसुआ बताएंगे। रफली आपने नोट कर लिया होगा,
सारा मेन मेन बात दिमाग में चला गया। कहीं भी कोई ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो सारा स्टेप आपको चला गया, राइट। अब यहां पर देखेंगे गौर से, हेलो, तो छुट्टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे E3 से E2 में इलेक्ट्रॉन आएगा या E2 से E1 में E3 में जाएगा। हेलो, कुछ बात सुनिएगा गंभीर से। अभी बोल रहे थे ऊर्जा का अवशोषण या ऊर्जा का उत्सर्जन। अधिक ऊर्जा है E3 में, थर्ड ऑर्बिट में अधिक है, उससे आएगा सेकंड में। तो अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले में आएगा, तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा कि अवशोषित करेगा? उत्सर्जित करेगा। तो E3 से E2 में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन कितना होगा? h न्यू के बराबर क्या होगा? E2 से E1 में आएगा, उत्सर्जित करेगा कि अवशोषित करेगा? इमिट करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा? इमिट करेगा। तो वह भी ऊर्जा कितना होगा? h न्यू के बराबर। ध्यान से समझना। और इसका मतलब तीसरा से पहला में आने में और दूसरा से पहला में आने में जो वहां पर रेडिएशन होगा उसका फ्रीक्वेंसी समान की असमान? तीसरा से पहला में आने में और दूसरा से पहला में आने में दोनों समय में एनर्जी इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा, विकिरण उत्सर्जित होगा। तो उस विकिरण का जो फ्रीक्वेंसी होगा तीसरा से पहला आने में और दूसरा से पहला आने में दोनों समय विकिरण होगा, रेडिएशन होगा। तो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी समान या असमान? असमान होगा, क्योंकि ऊर्जा का अंतर अलग अलग होगा। और ऊर्जा का अंतर अलग अलग, फ्रीक्वेंसी भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वहां पर h न्यू के बराबर, न्यू का मान अलग, तब ना ऊर्जा का अंतर भी अलग। क्लियर हुआ? इसीलिए विकिरण का जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है वो भी अलग अलग होता है। इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होता है, राइट। अब तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसका वेलोसिटी कितना है निकालो, उसका रेडियस कितना है निकालो, उसका टाइम पीरियड कितना है निकालो, एंगुलर वेलोसिटी निकालो। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उस सारे प्रश्न का जवाब देने के लिए जो मेन हथियार है वो हम लोग खोज चुके हैं। फिर अब धीरे धीरे आवाज़ में नॉर्मलता आ रहा है, आप लोग समझ गए होंगे। अब लगता है छुट्टी मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।